हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। हाल ही में भारत के लॉ कमीशन ने सेडिशन लॉ को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है और अपनी इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने इस सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए उसमें कुछ बदलाव करके उसे जारी रखने का आग्रह किया है। तो हम इस वीडियो में इसी सेडिशन लॉ को लेकर के डिस्कस करेंगे और इस पर कई टॉपिक्स पर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको पता होगा कि ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हो गया है जहां पे 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं, जिसमें लगभग अभी तक बताया जा रहा है कि 288 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। जिन लोगों की इस बड़ी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं और जो भी लोग घायल हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुख का क्षण है कि ऐसी घटना हमारे देश में हो गई है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इस सेडिशन लॉ की यानी राजद्रोह कानून की, देशद्रोह कानून की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, इसकी हिस्ट्री हमारे कॉलोनियल पीरियड से है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन चला करता था तब से ये कानून भारत में एग्जिस्ट कर रहा है और इस कानून को तैयार किया था एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस मैकाले ने और इस कानून को इसने 1837 यानी 1837 में बनाया था। तो भारत के इतिहास में ये कानून लिखित तौर से लगभग 185 साल पुराना है और 1837 में इसे पैनल कोड यानी दंड संहिता के सेक्शन 113 में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे पैनल कोड से हटा भी लिया जाता है। इसके बाद फिर से 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा पैनल कोड में वापस इसको पढ़ा जाता है। तो ब्रिटिश राज में इंडिया में इस सेक्शन को एक्साइटिंग डिसअफेक्शन शीर्षक के तहत पेश किया गया था और इस कानून में जो कि 1870 में लाया गया था उसमें 1890 में फिर से संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड के धारा 124 ए में जो राजद्रोह का कानून है वह इसी 1890 की कानून के समान है। और यह जो कानून जो 1890 में लाया गया था उसमें भी 1937, 1948, 1950 और 1951 में कुछ संशोधन किए गए थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये हिस्ट्री तो हो गई, लेकिन इसमें क्या प्रावधान थे और इसे क्यों लाया गया था। तो देखिए, हम पहले इसके प्रावधानों की बात करते हैं। तो इस सेडिशन लॉ या राजद्रोह कानून में ये प्रावधान था, यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अपना डिसअफेक्शन व्यक्त करता है या असंतोष व्यक्त करता है, अन्य लोगों को भारत सरकार के खिलाफ उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है और ये सब करने के लिए वह अपने शब्दों का उपयोग करता है, बोलकर करता है या लिखकर करता है या संकेतों द्वारा करता है या अन्य तरीके से भारत सरकार के प्रति जो कानून द्वारा स्थापित है घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर राजद्रोह कानून लगाया जाएगा। तो इस कानून में डिसअफेक्शन और असंतोष की बात की गई है और उसका मतलब ये है कि भारत सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी और सभी प्रकार की दुश्मनी की फीलिंग रखना है। तो ये प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किए गए थे। तो अब सवाल आता है कि ये लाया क्यों गया था। तो देखिए, आप सबको अच्छे से पता है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराने के लिए भारत के क्रांतिकारी अंग्रेज की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, तो उन सबको सजा देने के लिए ये कानून लाया गया था और ये कॉलोनियल लॉ आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम कॉलोनियल पीरियड के दौरान इस सेडिशन कानून के तहत दर्ज किए गए केसेस की बात करें तो इसमें से हम कुछ केसेस को लिस्ट किए हैं। वे हैं, पहला, जोगेंद्र बोस के अगेंस्ट इस लॉ के अंतर्गत 1891 में केस रजिस्टर किया गया था। यह केस उनके खिलाफ एक एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए रजिस्टर्ड किया गया था। जोगेंद्र बोस ने उस समय अंग्रेजों द्वारा पास एज ऑफ कंसेंट एक्ट को क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल लिखा था, जिसके बाद उन्हें इस राजद्रोह कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। हालांकि बाद में केस ड्रॉप कर दिया जाता है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा केस बाल गंगाधर तिलक का है, जहां 1897 में उनके खिलाफ ये राजद्रोह कानून के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाता है। जब बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उत्सव को अपने दैनिक समाचार पत्र केसरी और मराठा में प्रकाशित करते हैं, इसके बाद इनके ऊपर राजद्रोह कानून के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाता है और इन्हें अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी दिखाने के लिए उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। इसके बाद फिर से 1908 में तिलक के विरुद्ध अपने दैनिक समाचार पत्र में 2 आर्टिकल, द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून
और द रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग को पब्लिश करने के लिए सेक्शन 124 के तहत बर्मा में 6 साल की सजा सुनाई जाती है। और इसी धारा के अंतर्गत महात्मा गांधी के ऊपर भी 1922 में सेडिशन का केस दर्ज किया जाता है। यह केस उनके खिलाफ अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखने के बाद लगाया जाता है और महात्मा गांधी को भी 6 साल की कारावास की सजा इसी केस के अंतर्गत सुनाई जाती है। तो ये कुछ केसेस के एग्जांपल थे जो कॉलोनियल पीरियड में दर्ज किए गए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह टॉपिक यूपीएससी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सवाल यह आता है कि क्या गवर्नमेंट को केवल क्रिटिसाइज करने मात्र से ही राजद्रोह हो जाता है या राजद्रोह का कानून लगा दिया जाता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ? तो देखिए, यह धारा तब नहीं लगाई जाती है जब आप गवर्नमेंट मेजर्स को या प्रशासनिक कार्यों को डिसअप्रूव करते हैं, अस्वीकार करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, पर आपकी ऐसी कोई भावना नहीं है कि सरकार का अवमानना करना है या सरकार के खिलाफ लोगों को विद्रोह के लिए उकसाना है। लेकिन फिर भी यह राजद्रोह कानून हमेशा चर्चा का विषय रहा है और बार बार इसके दुरुपयोग की बात भी की जाती है। और इन्हीं सब कारणों से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड पर रखने का आदेश दिया है। स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया सुप्रीम कोर्ट पुट्स कंट्रोवर्शियल लॉ ऑन होल्ड। अब सवाल यह आता है कि यह राजद्रोह का कानून आज के वर्तमान समय में जरूरी क्यों है, जिसको लॉ कमीशन ने भी जारी रखने का सुझाव दिया है। तो इसका कारण यह है कि यह कानून राष्ट्र विरोधी ताकतों जैसे अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों पर नजर रखता है और जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और भारत के खिलाफ हिंसा भड़का सकते हैं और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। और साथ ही यह इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेबल रखने में मदद करता है ताकि ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व जो भारत में सरकार को गिराने और उसे बाहर फेंकने की साजिश रच रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी यह कानून बहुत मददगार साबित होता है। यह एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उपयोग जो न्यायालय में जजों द्वारा किया जाता है, तो ठीक इसी तरह यह गवर्नमेंट के लिए एक कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम करता है ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश को रोका जा सके। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट थे जो इस कानून के समर्थन में दिए जाते हैं। लेकिन इस कानून के अगेंस्ट भी बहुत सारी आवाजें उठती हैं। कई लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इस कानून का विरोध करते हैं। तो इस कानून के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इस सेडिशन लॉ के विरुद्ध ये दिया जाता है कि एक तो ये कानून कॉलोनियल पीरियड का है और भारत को स्वतंत्र होने के बाद भी भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता दी गई है, जो ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की आलोचना कर सकता है, उसके कार्यों की आलोचना कर सकता है और प्रशासनिक कार्यों की आलोचना कर सकता है। तो इस कानून के दुरुपयोग को लेकर कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसके अलावा जिस ब्रिटेन ने यह कानून भारत में पेश किया था, वहां पर भी इस कानून को 2009 में ही समाप्त कर दिया गया है, तो भारत को भी इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं इस सेडिशन लॉ के विरुद्ध में। इसके खिलाफ ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भारत में पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने के लिए आईपीसी और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट जो कि 2019 में पास किया गया था, इन्हीं कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं कि ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है। तो इस राजद्रोह कानून की क्या आवश्यकता है? और एक और आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट दिया जाता है कि भारत इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR को 1979 में ही साइन किया था, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्नॉलेज करता है। तो सेक्शन 124A का उपयोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस सेडिशन लॉ के अगेंस्ट दिए जाते हैं। लेकिन 2018 में एक दूसरे लॉ कमीशन ने भी इस लॉ को कुछ बदलावों के साथ जारी रखने का सलाह दिया था और एक बार फिर 2016 में स्थापित लॉ कमीशन ने फिर से वही सलाह गवर्नमेंट को दी है कि कुछ बदलावों के साथ इसे जारी रखा जाए। तो अब आप इस 2016 में इस्टेब्लिश लॉ कमीशन के बारे में भी जान लीजिए। इस लॉ कमीशन को कर्नाटक हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हेड कर रहे हैं और इस सेडिशन लॉ वाले इशू को 2016 में होम मिनिस्ट्री ने इस कमीशन को रेफर किया था। अब हम यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस सेडिशन लॉ के अंतर्गत बुक किया जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। तो सेडिशन ऑफेंस एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अगर कोई व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत बुक होता है तो उसे तुरंत अरेस्ट करने का प्रावधान है और उसे किसी भी कोर्ट से बेल नहीं मिल सकती है। और इसमें उस पर दोष सिद्ध होने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जिसमें फाइन भी इंक्लूड हो सकता है। इस ऑफेंस के अंतर्गत गिल्टी पाए जाने पर वह व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये थे कुछ पनिशमेंट जो इस सेडिशन लॉ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि इसके अंतर्गत बुक होता है
उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस सेडिशन लॉ को लेकर उसके इतिहास, उसके प्रावधान, उसके सजा और उसके पक्ष विपक्ष में आर्गुमेंट की हमने चर्चा की। तो इस सेडिशन लॉ और लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।